नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज हम सोल्व करेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन लेंस। लेंस क्या है? अपवर्तक है। ठीक है, तो अपवर्तन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे अपन वो यहाँ पर सोल्व करेंगे आज। तो सबसे पहला जो मैं क्वेश्चन लेके चलूँगा वो है हमारे सामने। दोस्तों, क्वेश्चन करने से पहले मैं बता दूं आपको, क्वेश्चन कोई भारी नहीं होता। क्वेश्चन करने का एक तरीका होता है, स्टेप वाइज चलेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्या क्या गिवन है उसको लिखेंगे और क्या निकालना है उसको लिखेंगे। जब ये छटनी आपने कर दी, फिर उसके बाद जो फॉर्मूला लगाना उसको लिखो, फिर आराम से वैल्यू डालो, आराम से आपके पास आंसर निकल के आएगा। कहानी को समझा करो पहले कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, लैंग्वेज को समझा करो, आधे तो लैंग्वेज में चले जाते हैं। ठीक है ना, तो समझो पहले से। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे रिफ्रैक्शन से रिलेटेड है। क्वेश्चन में बोल रखा है, चित्र ए तथा बी में किसी आपतित किरण का अपवर्तन दर्शाया गया है। यहाँ पे ए और बी कौन सा है? ये ए वाला है, ये बी वाला है। यहाँ पर क्या हो रहा है? अपवर्तन हो रहा है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहे हैं, वायु से कांच में जा रहे हैं ए में, और एक में वायु से जल में जा रहे हैं, ऊपर से नीचे। ठीक है, वायु में क्रमशः कांच वायु अंतरापृष्ठ के अभिलंब से 60 डिग्री का कोण बनाती है। ये 60 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, उस आपतित किरण का अपवर्तन कोण ज्ञात कीजिए जो जल कांच अंतरापृष्ठ के अभिलंब से 45 डिग्री का कोण बनाती है। इसमें ऐसा कोण बन रहा है, इसमें ऐसा कोण बन रहा है, और इसमें 45 डिग्री का बन रहा है। तो अपवर्तन वाला कोण ज्ञात करना है इसमें। अब कोण कैसे ज्ञात करते हैं? सबसे पहले आपको कंडीशन क्लियर होगी, वायु से कांच में, फिर वायु से जल में, अब जल और कांच में, जल से कांच में। अब तो यहाँ पे दो माध्यम चेंज होते जा रहे हैं, वायु से कांच में, वायु से जल में, जल से फिर कांच में। ठीक है ना, तो इसका एक ही लॉ है अपने पास, एक ही नियम है अपने पास। कौन सा है वो? स्नेल का नियम। क्या है? स्नेल का नियम क्या बोलता है कि n1 साइन आई बराबर n2 साइन आर। ये बोलता है कि जिस माध्यम में मैं अपवर्तन कराऊंगा, मतलब जिस माध्यम में आपतित किरण जा रही है, उस माध्यम का अपवर्तनांक और उस माध्यम के साइन के साथ में एंगल आई। अब जिस माध्यम में घुस गया हूं उसका अपवर्तनांक, मतलब जिसमें अपवर्तन कराना चाहता था, दूसरे माध्यम में जा रहा था ना, उसका अपवर्तनांक, और उस माध्यम में जो अभिलंब के साथ एंगल बना रहा है, साइन के साथ में लिख दो उसको। सिंपल सा फंडा है, यही करेंगे अपन। तो इक्वेशन बनाएंगे आप। ठीक है ना, अब डायग्राम के अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाना भाई साहब। ठीक है, तो पहला है वायु से कांच में जा रहा हूं मैं, तो यहाँ पे n1 लिखूंगा। क्या लिखूंगा? n1। n1 बोले तो वायु को एयर लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा Na। ढंग से लिख देता हूं मैं, Na। ठीक है, साइन आई, वायु में कितना एंगल था? साइन 60 डिग्री हो गया। अब किस में जा रहा हूँ? कांच में जा रहा हूँ, तो Ng हो गया। और एंगल कितना बना रहा है इसमें? Ng इसमें बना रहा है साइन 35। ठीक है, ये पहली इक्वेशन होगी अपनी। ठीक है, इसको लिखो 1। ठीक है, अब दूसरी, ये पहले का खत्म हो गया ए के लिए, अब बी के लिए लिखेंगे। बी जा रहा है वायु से जल के लिए, तो वायु से जल में एन ए, एयर से जा रहे हैं हम, एयर में कितना एंगल? फिर वापस से 60 डिग्री। लेकिन अब किस में गए? जल में, तो एन वाटर डब्ल्यू। ठीक है भैया, तो यहाँ पर अब क्या करेंगे? जहाँ पर जिस साइड में अपवर्तन हो रहा है उस साइड का कोण, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन कितना हो रहा है? 47 डिग्री। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब थर्ड के लिए इक्वेशन लिखो। थर्ड के लिए इक्वेशन क्या हो रहा है? जल से मैं जा रहा हूं कांच में, तो एन डब्ल्यू, जल के लिए एंगल कितना बनाया भाई साहब इसने? 45 डिग्री। 45 डिग्री बराबर एन, कांच में जा रहा हूं ना, एन जी ग्लास, साइन मुझे नहीं पता, उसको आर में नाम दे दूंगा। ये मेरी थर्ड इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब पहली और दूसरी इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। मुझे यहाँ पे क्या चाहिए? एंगल आर चाहिए। ठीक है ना,
यहाँ पे क्या निकालना है, अपवर्तन कोण निकालना है। तो उसके लिए साइन 45 की वैल्यू मुझे पता है, एन डब्ल्यू की वैल्यू मुझे नहीं पता, एन जी की वैल्यू नहीं पता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, थर्ड इक्वेशन से देखो, साइन 45 कितना होता है 1/√2, और यहाँ पे एन डब्ल्यू बाई एन जी, ठीक है ना। तो एन डब्ल्यू बाई एन जी का मान रख दो, आपके पास साइन आर का मान निकल के आ जाएगा। थर्ड इक्वेशन का ही था ये पार्ट, ठीक है ना। तो एन डब्ल्यू बाई एन जी कहाँ से निकालूंगा, पहली और दूसरी इक्वेशन से, ठीक है ना। जब दूसरी इक्वेशन को पहली इक्वेशन से डिवाइड कर देता हूँ, दूसरी इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन डिवाइडेड बाय फर्स्ट इक्वेशन, तो एन ए 60 डिग्री, एन ए 60 डिग्री कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास, इधर की साइड 1 हो जाएगा और इधर की साइड आ जाएगा एन जी, सॉरी एन डब्ल्यू, सेकेंड से डिवाइड कर रहे हैं ना अपन, सॉरी सेकेंड को डिवाइड कर रहे हैं फर्स्ट से, तो सेकेंड को डिवाइड कर सेकेंड वाली ऊपर आ जाएगी और एन जी आ जाएगा। एन डब्ल्यू के साथ साइन 45 था, और यहाँ पर सॉरी एन डब्ल्यू के साथ साइन 47 था, ठीक है ना, और यहाँ पे साइन 35 हो जाएगा, ठीक है। तो एन डब्ल्यू बाई एन जी चाहिए, तो इस वाली टर्म को इधर भेज दो, इन्वर्स में आ जाएगी, उल्टा हो जाएगा। तो आपके पास एन डब्ल्यू बाई एन जी कितना बचता है भाई साहब, साइन 35, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, साइन 35 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 45 डिग्री। अब इस वाले मान को कहाँ पे डाल देंगे, थर्ड वाली इक्वेशन में डाल देंगे, एन डब्ल्यू बाई एन जी। तो साइन 35 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन, ये 45 मत रखना भाई साहब, बार बार 45, 47 डिग्री है ये, 47 डिग्री इंटू 1/√2। अब इसको सोल्व कीजिए, आपके पास साइन आर का मान निकल के आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर वैसे क्वेश्चन में तो साइन 35 का मान नहीं दे रखा, साइन 47 का मान नहीं दे रखा, अपने तरफ से मैं लिखूंगा इस मान को, फिर उसके हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। देखो मेरा थोड़ा कैलकुलेशन साफ सुथरा नहीं है, तो आप साफ सुथरे तरीके से कैलकुलेशन करना, ठीक है ना। आपको पेपर में मतलब जो एग्जाम होगा उसमें साफ सुथरा लिखना है, गंदा लिखोगे तो गंदे मार्क्स आएंगे, साफ सुथरा लिखोगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे। तो भाई साहब लिख सकता हूँ मैं, साइन 35 का मान कितना होता है, साइन 35 का मान निकल के आता है अपने पास 0.5736, और साइन 47 का मान कितना आता है, साइन 47 का मान आता है अपने पास 7314 इंटू 1/√2। 1/√2 कितना होता है, 1/√2 होता है 0.707। जब इनको फर्दर सोल्व करते हैं, ठीक है, तो ये आता है हमारे पास 0.5545। क्लियर है, इतना आ गया, मतलब साइन आर का मान कितना आया, इतना हो गया। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि साइन सॉरी आर बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 0.5547। आगे यदि इसका मान याद है तो आप वेल एंड गुड, नहीं तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, ठीक है ना। इसका मान वैसे लगभग 34 डिग्री आएगा, साइन इनवर्स 0.554 का मान 34 डिग्री आएगा, ठीक है दोस्तों। आराम से देखें और ढंग से सोल्व करें आप। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों, अब हम अपना अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और क्या निकालना है उसको ध्यान से समझेंगे, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ेंगे सबसे पहले, कोई टैंक 12.5 सेंटीमीटर ऊंचाई तक जल से भरा है। हमने एक टैंक बनाया, ठीक है, उसका जल, उसमें जो जितना जल है वो कहां तक भरा है, 12.5 सेंटीमीटर तक भरा है। किसी सूक्ष्मदर्शी द्वारा बीकर की तली में पड़ी सुई की आभासी गहराई 9.4 सेंटीमीटर मापी जाती है। इसका जल तो पूरे यहां तक ऊपर से नीचे तक भरा हुआ है, आपने यहां पर कहीं पर सुई रख दी, सुई रख देते हैं, ये सुई रख दी,
ठीक है, लेकिन क्या होता है, अपवर्तन की वजह से वो सुई की जो जिस तली पर मौजूद है वो एक्चुअल 12.5 सेंटीमीटर नीचे ना दिखाई देकर थोड़ी ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। मान लीजिए कहीं यहां पर दिखाई दे रही है आपकी सुई, उसकी तल से कितनी ऊंचाई निकल के आ रही है, 9.4 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये किससे मापी गई है, सूक्ष्मदर्शी से मापी गई है। इस बीकर को यहां पर रख दिया ऐसे, सूक्ष्मदर्शी से माप लिया, कैसे मापा उस पर नहीं जाएंगे, क्वेश्चन पे बात करेंगे अपन। ठीक है, आभासी गहराई उसे इतनी महसूस हुई, इतना अपन ने कैलकुलेट किया कि आभासी गहराई इतनी आ रही है, मतलब इतना ये उठी हुई नजर आ रही है। ठीक है ना, अब आगे क्या बोला जा रहा है, जल का अपवर्तनांक क्या है। सबसे पहले बोला गया तो जल का अपवर्तनांक बताइए, n1 बराबर क्या है, जल का अपवर्तनांक बता दीजिए। तो दोस्तों ये निकाल लेंगे, पहले आगे भी क्या पूछ रहा है उसको भी देख लेते हैं एक बार। बीकर में उसी ऊंचाई तक जल के स्थान पर किसी 1.63 अपवर्तनांक के अन्य द्रव से प्रतिस्थापन करने पर सुई पुनः फोकसित करने के लिए सूक्ष्मदर्शी को कितना ऊपर नीचे ले जाना पड़ेगा। अब यहां पर जो जल भरा था उस जल की जगह अब दूसरा पदार्थ आ गया जिसका अपवर्तनांक है 1.63, जल को खाली कर दिया, उसकी जगह दूसरा द्रव भर दिया जिसका अपवर्तनांक था 1.63। ठीक है भाई साहब, अब देखो ये आभासी गहराई किस पे डिपेंड करती है आपकी, आभासी गहराई सीधी सीधी डिपेंड करती है आपकी कि अपवर्तनांक क्या है उस पदार्थ का जिसमें आपने उसे रखा है। ठीक है ना, सुई को आपने जिस पदार्थ में रखा है, जिस द्रव में रखा है, उसका अपवर्तनांक क्या है। अब यहां पे अपवर्तनांक चेंज कर दिया तो ऑब्वियसली बात है जो 9.4 सेंटीमीटर आभासी गहराई आई थी अब वो नहीं आएगी, अब बदल चुकी होगी, वो अपन को ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम जो कैलकुलेट करना चाहते हैं उसका फॉर्मूला देख लें। क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं हम सबसे पहला जो हमारा था जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, जल का अपवर्तनांक क्या है। ठीक है ना, तो जल के अपवर्तनांक के लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है, जब आभासी गहराई और वास्तविक गहराई आपको पता हो तो फॉर्मूला हो जाता है अपवर्तनांक बराबर वास्तविक गहराई, ये फॉर्मूला याद रखना, वास्तविक गहराई डिवाइडेड बाय आभासी गहराई, आभासी गहराई। आपको वास्तविक गहराई पता है, आभासी गहराई पता है, आपकी वास्तविक गहराई कितनी है, 12.5 सेंटीमीटर तक जल भरा हुआ है तो ये वास्तविक गहराई हो जाएगी। और आभासी जब जल भरा हुआ था तो आभासी गहराई कितनी, 9.4 सेंटीमीटर। तो n बराबर यहां पर लिख दीजिए, वास्तविक गहराई 12.5 डिवाइडेड बाय 9.4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर हट जाएगा तो आपके पास आएगा इसका आंसर 1.33। ठीक है दोस्तों, 1.33 आंसर आ जाएगा, आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा एक बार। अब सेम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अब हमें क्या ज्ञात करना है, अब हमें n तो ज्ञात है अगले केस के लिए, n बराबर 2 के लिए, 1.63 के लिए, वास्तविक गहराई भी याद है, आभासी गहराई ज्ञात करनी है। अब ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, सेम फॉर्मूला यूज कीजिए और n का मान रखिए 1.63 और वास्तविक गहराई का मान रखिए 12.5 और डिवाइड में आभासी गहराई आपको जो ज्ञात करनी है उसको कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, और आंसर कमेंट में लिख दीजिएगा। धन्यवाद इसके लिए। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे हम आगे। जो हमारा आंसर आएगा मैं बता देता हूं, उसमें आगे एक और क्वेश्चन था कि सूक्ष्मदर्शी को आपको ऊपर कितना चलाना पड़ेगा या नीचे कितना चलाना पड़ेगा। ठीक है, आपके पास ऐसे दो टैंक थे, ठीक है ना, ये 9.4 सेंटीमीटर ऐसे आ रहा था टोटल, आपका 12.5 सेंटीमीटर था, द्रव चेंज किया, ये कर दिया। ठीक है, तो आपके यहाँ पे ये भी 12.5 सेंटीमीटर ही रहेगा सेम। ठीक है, और यहाँ पर नई हाइट निकल के आ जाएगी H2, जिसको नाम दे देता हूं मैं, पहले H1 थी, क्या थी, H1 बराबर ही H2 जो भी मान आएगा। ठीक है ना, आपने H2 मान निकाल लिया होगा आई होप। तो अब क्या करना है, जो भी ये मान आया होगा और H1 मान आया होगा, या तो इनको क्या कीजिए, एक दूसरे को माइनस कर दीजिए। H1 बड़ा होगा तो H1 माइनस H2 हो जाएगा, अगर H2 बड़ा होगा तो H2 माइनस H1 हो जाएगा।
अगर H1 बड़ा है और H2 छोटा है तो आपको माइक्रोस्कोप को ऊपर ले जाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी आभासी गहराई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब अब आपको माइक्रोस्कोप को ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना, जितनी हाइट थी उससे कम करना पड़ेगा, तो ऊपर ले जाना पड़ेगा। अगर यदि आपका H2 का मान बढ़ जाता है, मतलब ये आभासी गहराई बढ़ जाती है, तो माइक्रोस्कोप को नीचे, जो उसका होता है ना लेंस, उसको नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। आ गया, यहां से आप कैलकुलेट करके वो वाली H1 माइनस H2 या फिर H2 माइनस H1 को भी कैलकुलेट कर लीजिएगा और मेरे को उसमें भी बताइएगा क्या आंसर रहता है, ठीक है। ऊपर जाना है या नीचे जाना है ये भी बताइएगा। नेक्स्ट, ठीक है दोस्तों, तो हमारा अब जो अगला क्वेश्चन है वो है, कोई जादूगर खेल दिखाते समय n बराबर 1.47 1.47 अपवर्तनांक के कांच के लेंस को किसी द्रव से भरी द्रोणिका में डालकर अदृश्य कर देता है। द्रव का अपवर्तनांक क्या है? दोस्तों ये मिस्टर इंडिया का जो खेल हो रहा है यहाँ पे, उसको समझना है एक बार। मिस्टर इंडिया कैसे बनाया गया है यहाँ पे लेंस को। जैसे कि यहाँ पे आप चलचित्र जो आपको दिखाई दे रहा है सामने, उसमें देख सकते हैं, जैसे चम्मच को उसमें डाला तो कुछ बॉल्स निकल के आ रही है। जब वो पानी के अंदर से बाहर निकल के आ रही है, तब जाके पता चल रहा है कि भाई साहब उसके अंदर बॉल्स थी। लेकिन जब वो अंदर थी तो वो बिल्कुल ऐसे होगी ना, इनविजिबल होगी, दिखाई नहीं दे रही है। इसके पीछे का रीजन क्या होता है? जब दो पारदर्शी माध्यम होते हैं, क्या होता है, दो पारदर्शी माध्यम होते हैं, तो क्या होता है, ये एक माध्यम ले लिया मैंने, इसमें अन्य एक और पारदर्शी माध्यम ले आता हूं, ये माध्यम 1, ये माध्यम 2। यदि ये माध्यम 1 N1 और ये माध्यम 2 N2, ये दोनों का अपवर्तनांक अगर समान है, तो पहला वाला दूसरे में मिल जाता है और दूसरा वाला पहले में मिल जाता है। मतलब ये दोनों एक दूसरे के अनुरूप हो जाते हैं। इन दोनों में भेद करना मुश्किल हो जाता है, मुश्किल क्या, नामुमकिन ही हो जाता है, जब अपवर्तनांक समान होते हैं दो पारदर्शी माध्यमों के, एक दूसरे में मिल जाते हैं वो। तो आप जब उनको देखने की कोशिश करोगे, जैसे ये गोलियां हैं, इनको देखने की कोशिश करोगे तो ये दिखाई नहीं देगी जब ये दूसरे इस माध्यम के अंदर होगी। जैसे बाहर निकालोगे तब आपको ये दिखाई देगी। तो क्या होता है, समान अपवर्तनांक वाले दो माध्यमों को मिलाया जाता है तो इनमें से एक अदृश्य नजर आता है। मतलब इन गोलियों को मिलाया था, गोलियों को मिलाया था, ठीक है। ये कंचों को ले लो, कांच के लेंस को ले लो, इनको जब दूसरे द्रव में डाला था सेम अपवर्तनांक वाले में, तो क्या होगा, ये गायब हो जाते हैं। अब गायब होने के पीछे रीजन क्या होता है? कोई भी वस्तु आपको दिखने के पीछे, आपको कोई भी वस्तु दिखाई दे रही है, उसके पीछे कारण क्या होता है? या पहला होता है परावर्तन, प्रकाश की किरणों में डिस्टरबेंस जो आता है ना, एक तो या तो परावर्तन के कारण होगा या फिर अपवर्तन के कारण होगा, ठीक है। तो यहां पर तो परावर्तन का केस नहीं है, इसको हटा देते हैं, ठीक है ना। परावर्तन से क्या होता है, कोई भी वस्तु होती है उससे प्रकाश की किरणें टकरा के आपकी आंखों में पहुंच जाती है, इस वजह से क्या होता है, वो आपको नजर आ जाती है। परावर्तन यहां से हटा देते हैं। अब यहाँ पे मेन खेल है अपवर्तन का। अपवर्तन में क्या होता है, डिस्टरबेंस होता है। कोई भी प्रकाश की किरण सीधी चल रही है, माध्यम चेंज हुआ, अब ये अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेगी, डिस्टरबेंस हो गया, तो आपको ये डिस्टरबेंस नजर आ जाता है। इसकी वजह से वहां पर वो वस्तु अलग दिखने लग जाती है, ठीक है ना, ये हो गया। लेकिन जब एक माध्यम से आ रहे हैं, N1 था, दूसरे माध्यम में जा रहे हैं N2, अपवर्तनांक है, यदि इन दोनों के अपवर्तनांक समान हो गए, N1 बराबर N2 हो गया, तो भाई साहब ये प्रकाश की किरणें किसके कारण मुड़ती थी, इस अपवर्तनांक के कारण मुड़ती थी। लेकिन अपवर्तनांक ही सेम है, तो यहां पर माध्यम में तो कोई परिवर्तन ही नहीं आया, तो अपवर्तन क्यों होगा? तो यहां पर प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता, प्रकाश की किरणें सीधी सीधी निकल जाती है, बिल्कुल टेढ़ी जा रही है तो टेढ़ी, सीधी जा रही है तो सीधी, बिल्कुल ऐसे निकल जाएगी, ठीक है ना। तो यहां पर कोई डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं होगा, तो आपको वो वस्तु दिखाई नहीं देगी, तो वो वस्तु क्या हो जाएगी, अदृश्य। डिस्टरबेंस क्रिएट होना जरूरी है वहां पे, ये प्रकाश की किरणों का मुड़ना जरूरी है, ठीक है ना। प्रकाश की किरणें मुड़ के फिर आपकी आंखों में जाएगी, तब जाके वो दिखाई देगी, वो तो सीधी सीधी निकल जा रही, कोई डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं हो रहा, आपको अदृश्य होगी। ये अदृश्य होने का खेल आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको जो सोल्व करना है,
तो सोल्व होगा, आपने लेंस डाला है इस द्रोणिका के अंदर, कोई भी द्रव भरा था, लेंस डाला था, तो लेंस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे द्रव का अपवर्तनांक निकालने के लिए। तो लेंस सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर n2/n1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, कोई लेंस लिया था, R1 इधर वाले की वक्रता त्रिज्या हो जाएगी और R2 इधर की ले लीजिए, ठीक है ना, कोई सा भी R1 R2। ठीक है, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस के हिसाब से देख लेना। ठीक है, वैसे इसमें R1 R2 का कोई काम नहीं रहेगा, क्यों नहीं रहेगा मैं बताता हूं अभी। देखो यहाँ पे 1/f है, n2/n1 मैंने बोला था, इसमें क्वेश्चन में बोल रखा है द्रोणिका में अदृश्य हो जाता है। अदृश्य होने का एक ही केस है, जब दोनों का अपवर्तनांक क्या होगा, दोनों पारदर्शी माध्यमों का अपवर्तनांक क्या होगा, सेम होगा, मतलब n बराबर 1.47, तो n2 बराबर n1 हो जाएगा। जब n2 बराबर n1 हो गया तो n1 से n2 कट जाएगा तो 1 - 1 बचेगा। ठीक है, तो 1/r1 माइनस 1/r2, तो ये हो जाएगा 0, 0 इंटू समथिंग 0 हो जाता है, 1/f बराबर कितना आ जाएगा, 0। मतलब f बराबर कितना हो जाएगा, इनवर्स में करूंगा तो 1/0 क्या होता है, अनंत, इंफिनिटी। तो f बराबर अनंत यहां से निकल के आएगा, हेंस मैथमेटिकली अपन ने सिद्ध भी कर दिया कि भाई साहब जो आपने n2 बराबर n1 वाला जो केस लिया है वो सत्य है। कैसे, क्योंकि ये वाला जो आपका जो फॉर्मूला है वो आपको f बराबर इंफिनिटी दे रहा है। f बराबर इंफिनिटी का मतलब क्या होता है, जिसका फोकल लेंथ क्या होता है, अनंत, और फोकल लेंथ अनंत किसका होता है, एक समतल शीट का। किसका होता है, समतल शीट का। ठीक है, ठीक है ना, कांच की एक समतल शीट की तरह काम करेगा, लेंस की तरह काम नहीं करेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि शीट की तरह काम करेगा, कोई भी किरणें आएगी बिल्कुल सीधी की सीधी निकल जाएगी। ठीक है, लेकिन लेंस में क्या होता है, अगर लेंस की तरह काम करते तो ये जाती ऐसे चले जाती। ठीक है, या फिर दूसरा लेंस होता ये वाला, ऐसे जाती और ऐसे फैल जाती। ठीक है ना, तो समतल शीट की तरह काम करेगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, n बराबर 1.55 अपवर्तनांक के कांचों से दोनों फलकों की समान वक्रता त्रिज्या के उभयोत्तल लेंस निर्मित करने हैं। यदि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के लेंस निर्मित करने हैं तो अपेक्षित वक्रता त्रिज्या क्या होगी। दोस्तों अभी मैंने लेंस सूत्र इस्तेमाल किया था, वही फॉर्मूला आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना है। लेंस सूत्र फोकस निकालना है आपको, ठीक है ना, तो सॉरी फोकस दे रखा है, वक्रता त्रिज्या आर निकालनी है, और दोनों फलकों की समान वक्रता त्रिज्या है, मतलब R1 बराबर क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा यहां पर। ठीक है, और n बराबर 1.55 दे रखा है, सॉरी n2 नहीं 1.55। ठीक है ना, n बराबर 1.55 का मतलब समझ रहे हो आप, एक जो ये किसके रेस्पेक्ट में, वायु के रेस्पेक्ट में दे रखा है, n2/n1 होता है ना आपका, तो n2/n1 ही दे रखा है यहाँ पे 1.55, परेशान होने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला लिख देता हूं, 1/f बराबर n2/n1, तो n ही लिख देता हूं मैं, -1 1/r1 माइनस 1/r2। अब r1 और r2 कौन सा होगा, यहां पे देख लेना भाई साहब, ये मेरा उभयोत्तल है। उभयोत्तल मतलब दोनों तरफ से उत्तल फेस है, उभरा हुआ फेस है। ठीक है ना, उभयोत्तल हो गया। अब यहां पर एक तरफ R1 होगा, एक तरफ R2 होगा। ठीक है, तो R1 किधर लूंगा, R1 हो जाएगा, बताओ कोशिश करो दोस्तों, R1 आपका हो जाएगा इधर और R2 हो जाएगा इधर। ठीक है, तो R1 आपका पॉजिटिव रहेगा, ठीक है ना, R2 आपका नेगेटिव साइड में रहेगा। इधर की साइड नेगेटिव को लेते हैं, जिधर से आपतित होती है, और जिधर जा रहे हैं डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपका प्रकाश की किरण निकल जाती है वो पॉजिटिव लेते हैं। तो वे उसी हिसाब से करते सोल्व, और यहाँ पे R1 बराबर R2 है,
बस एक चीज का ध्यान रखना कि यहाँ पे साइन डिफरेंट है, तो 1/f बराबर 1.55 माइनस 1/r माइनस 1/r, ठीक है ना। इसको r के बराबर लिख देते हैं। अब आप इसको सोल्व कीजिएगा, फोकस निकाल लीजिएगा आपके लिए, ठीक है। कर लेंगे, ये हो जाएगा ना जी, बताइएगा। नहीं होगा तो फिर कमेंट कीजिएगा, मैं सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई लोग, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से 50 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, जबकि वस्तु और प्रतिबिंब के बीच में एक लेंस रखा है। लेंस की फोकस दूरी तथा क्षमता ज्ञात कीजिए भाई साहब। ठीक है, ओके, क्लियर है, कर देंगे। सीन क्या है, कोई दो वस्तुएं हैं, वह एक दूसरे से 50 सेंटीमीटर दूरी पर है। कितने सेंटीमीटर पे? 50 सेंटीमीटर। और इन दोनों के एग्जैक्ट बीच में एक भाई साहब आगे, जिनका नाम है लेंस। मैं नहीं कह सकता कि कौन सा लेंस है, लेकिन यहां पर कोई एक लेंस बनाना था, मैंने उत्तल लेंस बना दिया। एग्जैक्ट बीच में बोला है, तो 50 का आधा, एग्जैक्ट आधा कितना होता है? कितना होता है भाई साहब? इधर ये 25 हो जाएगा सेंटीमीटर, इधर भी 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, तो आपको u बराबर कितना आ गया? माइनस का 25 सेंटीमीटर। v कितना आ गया? प्लस का 25 सेंटीमीटर। सर ये प्लस माइनस कैसे लगा है? आपको पता है यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर होता है, जिधर ऑब्जेक्ट होता है उसको नेगेटिव लिया था, जिधर अपनी प्रकाश की किरणें जाती है, जिस डायरेक्शन में जाती है प्रकाश की किरणें, उसको पॉजिटिव लिया था। तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। होगा भाई साहब? u आगा, v आगा। ठीक है, अब क्या निकालूं? फोकस दूरी निकालो भाई साहब। फोकस दूरी का फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। लगा दो ना सर फॉर्मूला, 1/f, 1/v का मान, v का मान 25 सेंटीमीटर माइनस, और ये माइनस का 1/25। ठीक है ना। ये 25 सेम टू सेम की कंडीशन तभी होती है जब उत्तल लेंस के सामने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा होता है। ठीक है ना। तो इसका वैसे भी फोकस सीधी सीधी बात 12.5 आएगा, 12.5 आएगा। ठीक है ना, कर लेते हैं फिर भी सोल्व। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/25 प्लस 1/25, 25 का एलसीएम 25 ही आता है। 1 + 1 कितना होता है? 2 हो जाएगा। ये 1/f निकल के आएगा, और इसका इन्वर्स करेंगे तो बराबर 25/2 हो जाएगा, 12.5। मैंने कहा था ना 12.5 आ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्योंकि ये वाली कंडीशन क्या है, जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा है उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बन जाए। एक ही कंडीशन होती है जब आपका जो प्रतिबिंब, जो ऑब्जेक्ट है वो r पर रखा हो, बोले तो r दूरी पर रखा हो, वक्रता त्रिज्या पर रखा हो। ठीक है ना, ये वाला हो गया खेल समाप्त। आ गया समझ में? और r का आधा f होता है। ठीक है ना, कर लिए जियो। अब आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लेंस की क्षमता -2.5d है, इसकी फोकस दूरी तथा प्रकृति बताइए। माइनस, अभी आपने लास्ट वाला क्वेश्चन देखा, फोकस किस में आ रहा था? पॉजिटिव में आ रहा था। पॉजिटिव मतलब उत्तल था। अब ये नेगेटिव में, तो मतलब अगर पावर नेगेटिव में, तो मतलब क्या होता है? अवतल लेंस हो जाएगा, जिसकी पावर -2.5d। और अपन को पता है p बराबर क्या होता है? 1/f होता है। ठीक है, निकाल लिया। p बराबर, p डालो -2.5 1/f। ठीक है ना, f को ऊपर इनवर्स कर दो, -1/2.5। पॉइंट हटाएंगे 10 ऊपर हो जाएगा, 5 से काटेंगे कितना हो जाएगा? 2/5। ठीक है, 2/5 हो जाएगा। अब ये माइनस का ही रहेगा। ठीक है, 2 में 5 का भाग कितने बार जाता है? 5 चौक 20, 0.4 f बराबर हो जाएगा 0.4। अब यहाँ पे परेशान हो जाओगे, 0.4 कैसे आ गया? ये मीटर में, अपन को पता है ना कि ये डायप्टर तब जब भी आता है जब फोकस किस में हो? मीटर में ही। तो ये मीटर में, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 100 कर देंगे। जब इंटू 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये
मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, हो गया, तो ये 40 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। तो फोकस आपका 40 सेंटीमीटर आ गया। प्रकृति मैंने बता दी है, माइनस साइन था तो अवतल लेंस हो जाएगा। ठीक है, आगे चले, चलो। तो दोस्तों हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें दे रखा है चित्र में दिए गए लेंसों के संयोजन द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले लेंस लाते तो है, ये आया पहला लेंस, उत्तल लेंस, फिर से उत्तल। फोकल लेंथ दे रखी है सभी की, एक की +10, एक की -10 और एक की 30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट दे रखा है इतनी दूरी पर, कितनी दूरी पर बताता हूँ मैं आपको, इतनी दूरी पर ऑब्जेक्ट दे रखा है। ठीक है, अब 30 सेंटीमीटर जो है दूर पे लेंस से ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इमेज बनेगी। फिर उसकी अगली इमेज, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट की इमेज बनाता ही है, कहीं पर भी इधर बनाता है, तो ये पहली इमेज हो जाएगी। पहली इमेज सेकंड वाले लेंस के लिए बिंब का काम करेगी, आभासी बिंब का काम करेगी। अब ये इमेज बनाएगी, मान लीजिए इमेज कहीं पर भी बन गई, यहाँ पे बन गई, तो अब ये सेकंड इमेज हो जाएगी जो इस थर्ड वाले के लिए बिंब का काम करेगी। अब ये बिंब इस वाले बिंब से फाइनल इमेज बना देगा, कहीं पे, यहीं पे, यहाँ पे, जो भी फाइनल वो देखना हम फॉर्मूला लगा के निकाल लेंगे। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, लेंस सूत्र वाला। तो इसमें बोला गया है प्रतिबिंब की स्थिति याद कीजिए, निकालते हैं। लेंस सूत्र याद होना चाहिए सबसे पहले, पहले लेंस के लिए 1/f1 बराबर 1/v1 माइनस 1/u1। ठीक है ना, यहाँ पे u1 का मान हो जाएगा -30 सेंटीमीटर, लेफ्ट साइड में है आपके। ठीक है, इस वाले को अपन नेगेटिव लेते हैं, इधर वाले को पॉजिटिव, इससे इधर वाले को पॉजिटिव। ठीक है, चलते हैं। -30 1/f1 +10 बराबर 1/v1, वो तो निकालना है, और माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो 1/10 बराबर 1/v1 प्लस 1/30। इसका पक्षांतर होगा, दूसरी साइड में जाएगा, तो 1/10 माइनस 1/30 बराबर 1/v1। एलसीएम लेते हैं सर, 30, तो 30 आ गया, तो 3 - 1 बराबर 1/v। 2 बचेगा, 2 डिवाइडेड बाई 30, 15 आ जाएगा, 1/15 हो जाएगा, 1/v। तो v बराबर हो जाएगा, क्या होगा मित्रों, 15 सेंटीमीटर प्लस का निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब आपकी इमेज इस वाले ऑप्टिकल सेंटर से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रही है, 5 ये 10 ये, तो टोटल इस लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पे बन रही है। 10 सेंटीमीटर बोले तो इसके फोकल लेंथ पे बन रही है, तो कायदे से फोकल लेंथ पे बन रही है, तो कहीं ना कहीं इमेज अनंत पे बननी चाहिए। देखते हैं कैलकुलेट करके। सेकंड लेंस के लिए लेंस सूत्र लगाओ, सेकंड 1/f2 बराबर 1/v2 बाबा, 1/v, सॉरी u2, 1/f, f का मान नेगेटिव में। ठीक है, v2 का मान निकालना है, u2 का मान 10 सेंटीमीटर था इधर की साइड में, तो ये 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको दूसरी साइड में पक्षांतर करते हैं, तो ये माइनस का 10, ये इधर आया तो प्लस का 1/10, इधर 1/v2, ये दोनों एक दूसरे कैंसिल हो जाएंगे, 0 बराबर 1/v2। इन्वर्स में करेंगे तो v2 बराबर 1/0 हो जाएगा, इधर चला जाएगा, 0 इधर आ जाएगा। 1/0 क्या होता है, अनंत होता है, तो v2 इमेज कहाँ बनेगी, अनंत पे बनेगी रे बाबा। ठीक है, अब थर्ड के लिए केस लगाते हैं। थर्ड 1/f3 बराबर 1/v3, फाइनल इमेज जो अपन को निकालनी है, -1/u3। u3 कहाँ हो जाएगा, अनंत। जो इसके लिए अनंत, सभी के लिए अनंत होता है भैया, ये नहीं कि एक के लिए अनंत है और दूसरे के लिए सीमित है, ऐसा कुछ नहीं, अनंत अनंत होता है। 2-4 मीटर सेंटीमीटर कम कर दोगे, उससे अनंत की परिभाषा नहीं बदल जाती। ठीक है, तो आगे चलते हैं। 1/f3 1/30 -1, सॉरी, बराबर 1/3 -1/∞, या तो 0 हो जाएगा, 1/∞ कितना होता है, 0। तो v3 का मान कितना आ गया, प्लस में 1/v3, तो v3 का मान हो जाएगा 30 इनवर्स करने पर।
और प्लस का 30 सेंटीमीटर आ रहा है, मतलब जो फोकल लेंथ आ रही है वो वहाँ पे मतलब इमेज बन रही है, मतलब अनंत से, मान लीजिए अनंत से कोई इमेज आ रही है ऐसा। ठीक है ना, तो फोकस पे बनती है उत्तल दर्पण उत्तल लेंस में, तो ठीक है, तो ये फोकस पे बन जाएगी इमेज 30 सेंटीमीटर प्लस साइड पे। ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा ये वही था, ये तो सोल्व कर दिया। अगला क्वेश्चन है, यदि f बराबर 0.5 मीटर है तो लेंस की क्षमता क्या होगी। पहला क्वेश्चन सोल्व करके बता देता हूँ, मेरे को करने की जरूरत है क्या, मैं सीधा फॉर्मूला लिख देता हूँ, आप कर लेना। 1/f होता है और ये मीटर में होना चाहिए, मीटर में ही है ना, तो सोल्व कर लेना, p का मान निकाल लेना डायप्टर में। प्लस है तो कौन सा लेंस होगा आपको पता होना चाहिए। सेकंड वाला क्वेश्चन, ये होमवर्क है ना आपका, ठीक है। किसी उभयतल लेंस के दो फलकों की वक्रता त्रिज्याएं 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर है, उसकी फोकस, उभयतल मतलब समझ रहे हो ना, उत्तल लेंस दोनों साइड से कर्व्ड है, ठीक है। उसकी फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है। लेंस के कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। लेंस सूत्र भाई साहब ये भी मैं नहीं कर रहा, ये आप करोगे, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। 1/f बराबर क्या होता है, n2/n1, या फिर यहाँ पे n भी लिख सकते हैं, ये निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है यहाँ पर, वायु के सापेक्ष में या सॉरी निर्वात के सापेक्ष में, ठीक है। 1/r1 - 1/r2, ये वाला सूत्र है, इसका इस्तेमाल करो। R1 R2 दे रखा है आपको, ठीक है। अब इनमें ना मैंने पहले क्वेश्चन करा रखे हैं, एक बार से ढंग से इसमें जो साइन है, साइन कन्वेंशन का सही तरीके से इस्तेमाल करना, जो नेगेटिव है नेगेटिव का इस्तेमाल करना, जहाँ पे पॉजिटिव है पॉजिटिव का इस्तेमाल करना, ठीक है ना। साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल करना, साइन लगाना जरूरी है, इसको भी आप घर पे करोगे खुद से। थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं, किसी उत्तल लेंस की वायु में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, वायु में, जल में इसकी फोकस दूरी क्या होगी। वही सेम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे क्या, हाँ सेम फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सेम फॉर्मूला, ये फॉर्मूला इस्तेमाल हो जाएगा, कैसे, और देखो 1/20 रखता हूं मैं, एक करके बता देता हूँ इसे थोड़ा सा। 1/20 हो जाएगा, और जो अपवर्तनांक, ठीक है, n2/n1, यहाँ पे पहले वायु के लिए, वायु के सापेक्ष में n2/n1 कितना हो जाएगा भैया, ठीक है ना। फोकस का मान लिख दिया आपने, अब n2/n1 लिखना है। नीचे देखो ये मान दे रखे हैं, ऊपर वाले क्वेश्चन, सेकंड वाले क्वेश्चन के लिए यूज करना, सॉरी सेकंड वाले के लिए क्या, ये थर्ड वाले क्वेश्चन के लिए मानों का इस्तेमाल करना, ठीक है। अ, अब ये सेकंड वाले में तो अपवर्तनांक ज्ञात करना ही है, थर्ड वाले क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना, दोनों मानों को याद ज्ञात सॉरी इस्तेमाल करना। वायु और कांच के लिए ये है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, और वायु और जल का अपवर्तनांक ये है, ठीक है ना, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, n2/n1 1.5 दे रखा है, -1, 1/r1 - 1/r2, इसका मान निकालना है, ठीक है ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा, बचेगा 0.5 बचेगा, बोले तो आधा बचेगा, 1/2, डेढ़ में से एक गया तो आधा ही बचता है, तो 1/r1 - 1/r2 बराबर 1/20, 2 से ये जाएगा 10 टाइम्स, ठीक है ना। तो अपने पास बोल सकता हो 1/r1 - 1/r2 का मान आ चुका है, कितना आया, 1/10। अब फिर से ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना, 1/f बराबर n2/n1 -1, 1/r1 - 1/r2, ये फोकल लेंथ निकालनी है। अब किसके सापेक्ष में, जल में इसकी फोकस दूरी। अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालना पड़ेगा। जल के यहाँ पे n1 क्या होना चाहिए, जल होना चाहिए, ठीक है ना।
यहाँ पे आपके पास n वाटर एयर के रेस्पेक्ट में दे रखा है 1.33 और n ग्लास दे रखा है n एयर के रेस्पेक्ट में 1.5 सॉरी। तो अब क्या कीजिए, ग्लास का अपवर्तनांक निकालना है जल के सापेक्ष में, तो इस वाले को इस वाले को इससे डिवाइड कर दीजिए, मतलब एन जी डिवाइडेड बाई एन ए था ही सही, इसको एन डब्ल्यू डिवाइडेड बाई एन ए से डिवाइड कर दीजिए, तो एन ए कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा एन जी बाई एन डब्ल्यू, ठीक है ना, वाटर के सापेक्ष में। तो यहाँ पे बचेगा एन जी बाई एम डब्ल्यू, तो 1.5 डिवाइडेड बाई 1.33 हो जाएगा। तो N2 बाई N1 की जगह ये मान डाल देना यहाँ पर और उसको सोल्व कर लेना। ये 1/R1 माइनस 1/R2 का मान आ ही गया था 1/10, तो 1/F का मान आप निकाल सकते हो, मतलब F का मान निकाल सकते हो, निकाल के देख लेना है घर पे। सोल्व कर लेंगे, सोल्व करके बता देना, नहीं आया तो फिर मैं वापस से वीडियो डाल दूंगा, ठीक है ना, बताना ज़रूर लेकिन मेरे को। नेक्स्ट कुछ भी नहीं है, हो गए सारे, चलो बढ़िया। तो धन्यवाद, राधे राधे, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।